नमस्कार। आज हम प्रबंध लेखांकन के कार्य फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के संदर्भ में चर्चा करेंगे। प्रबंध लेखांकन का जैसे पूर्व में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि उद्देश्य प्रबंध कार्यों में सहायता पहुंचाना होता है। तो प्रबंध लेखांकन प्रबंध कार्यों में दो तरह से सहायता पहुंचाता है। पहला है प्रबंध को आवश्यक लेखा सूचनाएं उपलब्ध कराना। दूसरा है प्रबंध की विभिन्न क्रियाओं अथवा कार्य के निष्पादन में सहायता पहुंचाना। हम पहले वाला जो हमारा कार्य है प्रबंध को आवश्यक लेखा सूचनाएं उपलब्ध कराना, इस पर चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला आता है मापन यानी मेजरिंग। प्रबंध लेखांकन में जो लेखापाल है वो प्रबंध के जितने भी क्षेत्र हैं उनकी कार्यकुशलता का मापन करता है और निष्पादन मूल्यांकन में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से वो भूतकालीन और वर्तमान जो घटनाएं हैं उन सब का फ्यूचर के रेफरेंस से यानी भविष्य के संदर्भ में मापन करता है। ये मापन हमारा दो प्रकार से हम मान सकते हैं। पहला है कि प्रबंध की कुशलता का मापन किया जाए और दूसरा है परिचालन कुशलता का मापन किया जाए। तो प्रबंध की कुशलता का मापन हम स्टैंडर्ड कोस्टिंग और बजट नियंत्रण, जिसके बारे में हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, उसके माध्यम से हम कर लेते हैं, क्योंकि पहले स्टैंडर्ड्स फिक्स किए जाते हैं या पूर्वानुमान जैसे बजटरी में लगाए जाते हैं और जब वास्तविक निष्पादन होता है तो उससे तुलना करके हम उसकी कुशलता का मापन करते हैं। दूसरा है परिचालन कुशलता का मापन। वो हम आंतरिक अंकेक्षण के द्वारा, आंतरिक जांच के द्वारा या लाभ मात्रा विश्लेषण के द्वारा करते हैं। एक बात उसमें और खास ध्यान में रखी जाती है कि इसमें प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत यथोचित शुद्धता पे जोर दिया जाता है। कोई भी सूचना जो अनुमानित होती है, कई बार जैसे बजट वगैरह में हम लगाते हैं, सूचनाएं तैयार करते हैं, तो पूर्ण रूप से शुद्ध हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो इसलिए 100% शुद्धता पे जोर नहीं दे करके केवल उसकी व्यावहारिक शुद्धता पे ही जोर दिया जाता है। तो इस तरह से मापन के अंतर्गत हम जो भूतकालीन वर्तमान घटनाओं का भविष्य के संदर्भ में मापन करके प्रबंध की कुशलता और परिचालन कुशलता का मापन करते हैं। दूसरा आता है हमारा लेखन, रिकॉर्डिंग। लेखन किसी भी लेखा विधि का हम एक तरह से आधारभूत कार्य मान सकते हैं, क्योंकि जब हम लेखन करेंगे नहीं, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, पहले लिख और पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले, किसी भी चीज का बिना रिकॉर्ड किए हुए हम लंबे समय तक न तो याद रख सकते हैं, न उसकी बिना कोई निर्णय ले सकते हैं या किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये लेखन जो किया जाता है, हम ये देखते हैं कि वित्तीय पुस्तकों में और लागत लेखे की पुस्तकों में तो केवल मौद्रिक व्यवहारों का ही लेखा किया जाता है, लेकिन प्रबंध के लेखांकन के अंतर्गत मौद्रिक के साथ साथ गैर मौद्रिक तथ्यों का भी लेखा किया जाता है। उसमें यानी संख्यात्मक भी होते हैं और गुणात्मक भी होता है। मौद्रिक तथ्य के बारे में हम जानते ही हैं, लेकिन गैर मौद्रिक तथ्यों में जैसे पहले भी हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि जैसे ग्राहक है, उनकी क्या रुचि है, कर्मचारी किस प्रकार की कार्यकुशलता कर रहे हैं, उनके अंदर मोराल कितना है, काम करने की इच्छा शक्ति कितनी है, जो भी तकनीकी परिवर्तन आ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव मार्केट में बहुत सारे चेंजेज आ सकते हैं, उनके आधार पर क्या क्या चेंजेज हमारे आ सकते हैं, तो वो उनका भी लेखा हम करते हैं। प्रमुख रूप से हम ये देखते हैं कि प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत वित्तीय एवं लागत पुस्तकों की सहायता से हम लेखा करते हैं, जिसमें उत्पादन से संबंधित है, विक्रय से संबंधित है, श्रम से संबंधित हो सकते हैं, वित्त से संबंधित हैं, उन सब का हम लेखा करते हैं। तीसरा बिंदु आता है हमारा विश्लेषण, एनालाइजिंग। एनालाइजिंग में जब तक हमारे पास कोई भी तथ्य हैं और उनका हम विश्लेषण नहीं करें तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। और अगर ये तथ्यों का विश्लेषण भी अगर हम कठिन रूप में कर लें, जो लोगों को सहज रूप में समझ में नहीं आ सकते हैं, तो भी उनकी किसी प्रकार की कोई उपयोगिता नहीं है। तो एक तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी तथ्यों का विश्लेषण करेंगे वो सारे तथ्य स्पष्ट एवं सरल रूप में होने चाहिए।
दूसरी बात ये भी है कि उन तथ्यों का जब विश्लेषण करेंगे तो वो तथ्य समानता को, असमानता को, हमारे लिए वो हितकर हैं या अहितकर हैं, इस तरह से अगर उनका भेद नहीं किया जाएगा तो फिर प्रबंध उसके आधार पे कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठा सकेगा। इसलिए उसके लिए हमें ये बताना आवश्यक होगा कि ये जो विश्लेषण किया है तो हमारे जो तथ्य हैं वो उसमें कोई अंतर करते हैं या नहीं करते हैं। इसके लिए तथ्यों का विश्लेषण करने के लिए लेखांकन का व्यावहारिक ज्ञान होना अति आवश्यक है। सामान्यतया प्रबंधकों में इस ज्ञान का अभाव पाया जाता है क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी प्रबंधकों को लेखांकन का जो वित्तीय लेखांकन हो या लागत लेखांकन हो या अन्य प्रकार के जो लेखांकन, कर लेखांकन है उनके बारे में जानकारी हो, लेकिन प्रबंध लेखापाल इसकी पूर्ति कर देता है। और वो जितने भी हमारे पास में प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे जितने अल्टरनेट्स हैं, जो हमारी मेथड्स हैं, उन सब की वित्तीय शब्दों में विश्लेषण करता है और उसकी व्याख्या करता है। यानी जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, जो कुछ डाटा आता है, उनको फाइनेंशियल कन्वर्ट करके, फाइनेंशियल डाटा में कन्वर्ट करके और उनका एनालिसिस करता है, तो उसके आधार पे प्रबंध एक निर्णय ले सकता है। इसमें जो आखिरी है वो है प्रतिवेदन रिपोर्टिंग, यानी प्रबंध लेखाकार जो भी उसके पास में जो सृजित सूचनाएं होती है उनको प्रबंध तक पहुंचाता है, क्योंकि जब तक प्रबंध के पास में वो एक रिपोर्टिंग के रूप में नहीं पहुंचती है तो वो कोई निर्णय नहीं ले सकती। अब ये रिपोर्टिंग नियमित रूप से हो सकती है या कोई कार्य विशेष अगर दिया गया है तो उस कार्य विशेष के आधार पे भी उसका निर्धारण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये चारों बिंदु, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग और रिपोर्टिंग, ये चारों के चारों जो पॉइंट्स हैं वो प्रबंध को आवश्यक लेखा सूचनाएं उपलब्ध कराना इस कार्य के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब इसके बाद में जो दूसरा बिंदु हमारे सामने आता है जिसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे, वो दूसरा बिंदु है कि प्रबंध की विभिन्न क्रियाओं अथवा कार्यों के निष्पादन में सहायता पहुंचाना। तो सबसे पहले उसमें आता है नियोजन में सहायक। अब ये नियोजन क्या है? ये है कि भविष्य में के बारे में ये निर्णय लेना कि क्या करना है। उस क्या करने के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए जो भी नीतियां निर्धारित करते हैं या जो भी योजना बनाते हैं वो सब नियोजन के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। नियोजन को एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक आधारभूत कार्य है, मौलिक कार्य है प्रबंध का, और जिसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य होते हैं, बिना उद्देश्य के नहीं होते हैं। एक बात का हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि पहले अभी तक ये चला आ रहा था कि व्यवसाय का जो प्रमुख उद्देश्य है वो अधिकतम लाभ कमाना है, लेकिन आज अधिकतम लाभ कमाना व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। इसके साथ साथ सामाजिक कल्याण भी एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में आने लगा है। तो अधिकतम लाभ कमाने के साथ साथ सामाजिक कल्याण से संबंधित जो भी निर्णय हैं, दोनों बातें हैं, उनको भी प्रबंध को अपने उद्देश्यों में शामिल करना पड़ता है। और हम प्रबंध लेखांकन के माध्यम से बिक्री के, उत्पादन के, रोकड़ के आदि के पूर्वानुमान लगाते हैं, जिसके बारे में हम खूब चर्चा कर चुके हैं कि वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, इनका हम उपयोग करते हैं। इसके माध्यम से हम नियोजन में ये सहायकता पहुंचाते हैं। दूसरा, संगठन में सहायक, ऑर्गेनाइजिंग। तीन तरह के हमारे पास प्रबंध रहते हैं: उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। तो हम हर एक प्रकार के स्तर के जो प्रबंध है उसकी कार्यकुशलता के बारे में जानकारी चाहते हैं। उसके लिए हम जितने भी हमारे पास में विभाग होते हैं उन सारे विभागों को हम उप विभागों के रूप में या उत्पादन के अनुसार बांट देते हैं, और इसमें हम बजट नियंत्रण प्रणाली का प्रयोग करते हैं। हम इसको ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए लागत केंद्र बना लेते हैं, उत्तरदायित्व केंद्र बना देते हैं और हर केंद्र की एक जिम्मेदारी तय कर देते हैं, उसके अधिकार बता दिए जाते हैं और उसके बाद में उसके जो कार्य का निष्पादन होता है तो उस कार्य के निष्पादन को जो भी उसे टारगेट्स दिए हुए हैं उन टारगेट से कंपैरिजन करते हैं उनकी, और कंपैरिजन करके ये देखते हैं कि सभी प्रकार के लोगों ने काम ठीक किया है, नहीं किया है। और विभिन्न प्रकार के जब विभाग हमारे पास में होते हैं
और अलग-अलग प्रकार के स्तरीय जो प्रबंध हमारे पास में है, उन सबके बीच में भी एक तरह से कोऑर्डिनेशन का काम इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद में आता है नियुक्तियों में सहायक यानी स्टाफिंग। ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, उसको जिस पद की हम जैसे वैकेंसी निकालते हैं, तो उसकी योग्यता निर्धारित होती है। उस योग्यता के आधार पर ही उसका कार्यभार दिया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास किस प्रकार के कार्य हैं, उनके लिए किस तरह के योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है और उन पर किस प्रकार के व्यक्तियों का चयन किया जाए। उन व्यक्तियों की योग्यता का मूल्यांकन, मेरिट रेटिंग और वेतन और मजदूरी के निर्धारण के लिए हम कार्य मूल्यांकन, जिसको जॉब इवैल्यूएशन कहते हैं, वो हमारे इसके अंतर्गत करना आवश्यक है। क्योंकि किसी भी कर्मचारी को जब संस्था में हम अ, किसी भी पद पर पदस्थापित करते हैं, उसके बाद में उसकी ट्रेनिंग भी देते हैं। बहुत सारे उसको बीच-बीच में नई-नई जो टेक्नोलॉजी आती है, उन सबको सिखाते भी हैं। तो उनके लिए एक प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। तो उनको जो प्रशिक्षण पे किया जाने वाला खर्च है और उसके बदले में संस्था को यानी प्रबंध के माध्यम से संस्था को जो भी लाभ मिलते हैं, वो लाभ अधिक हैं या नहीं, इसका भी मूल्यांकन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो कार्य का मूल्य और उसको दिए जाने वाले वेतन, मज़दूरी, इनकी भी तुलना की जाती है कि जो वेतन, मज़दूरी उसको दी जा रही है, उसकी तुलना में जो भी काम कराया जा रहा है, उसका मूल्य कितना, वो ज़्यादा है या नहीं है, इसका भी विश्लेषण इसके अंतर्गत हम करते हैं। इसके बाद में आता है निर्देशन में सहायक, डायरेक्टिंग। निर्देशन का मतलब अधीनस्थ कर्मचारियों को कार्य के लिए आदेश देना होता है और उनका मार्गदर्शन करना होता है। तो संस्था के कर्मचारियों को एक दल के रूप में कार्य करने की प्रेरणा देना निर्देशन का काम है। और इसके लिए सबसे बढ़िया बात ये है कि पर्यवेक्षण हो, अच्छा नेतृत्व हो, ठीक कम्युनिकेशन हो, उनका ठीक प्रकार से मोटिवेशन किया जाए। तो इन सभी बातों को लेकर के हम निर्देशन में प्रबंध में सहायता दी जाती है। स्टैंडर्ड कोस्टिंग, बजटिंग, इनके माध्यम से पर्यवेक्षण और नेतृत्व में सहायता मिलती है। प्रतिवेदन और वित्तीय विवरणों के प्रकाशन और विश्लेषण से हम संप्रेषण में सहायता मिलती है। वित्तीय और गैर वित्तीय अभिप्रेरणाएं जो होती है हमारी, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन, उनके द्वारा हम अ, श्रेष्ठ अभिप्रेरणा का हम सुझाव दे सकते हैं। इसके बाद में आता है नियंत्रण में सहायक, कंट्रोलिंग। इसके लिए 3 प्रकार के कदम हम उठाते हैं। पहले हम निष्पादन प्रमापों की स्थापना करते हैं, यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड करते हैं। फिर जो वास्तविक निष्पादन हमारा होता है, उसकी उन प्रमापों से तुलना करते हैं, कंपैरिजन। और यदि उसमें किसी प्रकार की कोई भिन्नता है, तो उसके लिए कुछ सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। तो इस प्रकार से इन तीनों बिंदुओं के आधार पर नियंत्रण में प्रबंध को सहायता मिलती है। तो ये 2 जो प्रमुख कार्य थे, जिनके अंतर्गत जो विभिन्न बिंदु इसमें बताए गए हैं, इसकी चर्चा हमने की है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।